हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग के जो 3 टॉपिक दिए हैं हमारे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की जो मॉड्यूल है उसमें 3 अकाउंटिंग देखने हैं। हमें बैंकिंग का देखना है, देन इंश्योरेंस एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जो उसमें से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंकिंग वाला। जितने भी इलस्ट्रेशन जो मुझे लगे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम के लिए हमें उसको रिवाइज करना कंपलसरी है, तो उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जो 5 या 6 एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के भी चांसेस बहुत है, और उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत थियरी याद रखनी है वो भी आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टार्ट करता हूँ बेसिक कंसेप्ट से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, जो कि काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिबेट ऑफ बिल डिस्काउंट। आज मैं आपको कंसेप्चुअली उसको समझाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्री भी हम सीखेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, आइए पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। हम अभी तक पढ़ते थे 11th या तो 12th में एक जर्नल एंट्री पास करते थे, व्हेन बिल डिस्काउंट। जब बिल डिस्काउंट होता है तब हम एंट्री लिखते थे। तब क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बट ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। जैसे सेलर और परचेजर, सेलर क्या करता था? एक बिल ड्रॉ करता था और परचेजर की एक्सेप्टेंस मांगता था, तो उसमें साइन करके फिर सेलर क्या करता था? बैंक में दे देता था। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्री होती थी तब हमने सीख ली थी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। बट यही एंट्री, मतलब यही चीज़ सेम बैंक को क्या हो रहा है? ये बिल्स रिसीवर है, बिल बैंक को रिसीव हो रहा है, तो बैंक अब उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेगी? तो बैंक उसकी जर्नल एंट्री पास करती है बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। इट मीन्स कि बैंक के लिए तो वो क्या है? बिल परचेज है, जिसके पैसे आफ्टर 2 या 3 मंथ मिलने वाले हैं। तो बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट, मतलब किस बंदे का ये बिल है, उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम, और टू डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट हुआ, इट मीन्स बैंक के लिए ये क्या है चीज़? इनकम है। और यहाँ पे डेबिट हुआ, इट मीन्स जो रिसीवर है उसके लिए एक्सपेंस है, उसको उतने कम पैसे मिले, लेकिन बैंक ने उतने कम दिए पैसे, तो उसके लिए उतनी क्या होगी? इनकम होगी। तो डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट होगा। तो ये पास करती है एंट्री इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट होता क्या है? काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको ये आसान लैंग्वेज में आसान एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखना। मान लो एक बिल आया इन बैंक में आया। अब जो मैं सारी बातें करूँ आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बैंक में एक बिल आता है ऑन 1 मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को एंड हो जाता है। एक बिल आता है 1 मार्च को, और उसमें मान लो अमाउंट लिखी है 1 लाख रुपीज़, और हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 12% पर एनम। नाउ बिल आया है 1 मार्च को और उसकी मैच्योरिटी लिखी है 30 में। इट मीन्स ये बिल कितने महीने का है? 3 महीने का है। तो नाउ एज पर अकाउंटिंग रूल होगा क्या? हमारा 31 मार्च को ईयर तो एंड हो जाएगा, तो जो इसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी 1 लाख रुपए के बिल पे 12% के हिसाब से हम 3 महीने का इंटरेस्ट गिने, तो 3000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो तो 3 महीने का हुआ। लेकिन उसमें से जो 31 मार्च एंड तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब पूरे साल का है। लेकिन जो नेक्स्ट 2 मंथ का रिसीव हुआ वो तो एडवांस रिसीव है ना। नेक्स्ट 2 महीने का इंटरेस्ट अभी से हमको मिल गया, तो ये जो नेक्स्ट 2 मंथ का इंटरेस्ट होगा तो उसको हम एडवांस रिसीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस रिसीव। इंटरेस्ट क्या हो गया? 2 महीने का एडवांस में रिसीव हो गया, तो इसको कहा जाता है 2 महीने के इंटरेस्ट को। यहाँ पे एडवांस रिसीव की बजाय वर्ड यूज होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। इट मीन्स जब हम 31 मार्च एंड हो रहा है और जितने भी ऐसे बिल है जो नेक्स्ट 2 मंथ या तो 3 मंथ की मैच्योरिटी पे है, उसका जो भी डिस्काउंट इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, मतलब डिस्काउंट की अमाउंट होगी, उसको आज हमें अभी नोट करना हो तो हम क्या करेंगे? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। एडवांस रिसीव की बजाय हम क्या करेंगे? एंट्री रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो मान लो एक बिल आया था 1 मार्च को, तो हमने ये एंट्री पास करी कि बिल परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू क्लाइंट अकाउंट 97,000, टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट 3,000।
अब ये 3000 डिस्काउंट ऑन बिल की अमाउंट है, लेकिन उसमें 2000 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं और 1000 इस फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3000 की जो एंट्री थी उसमें से 1000 रुपये 2000 रुपये को क्या कर देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन बिल को डेबिट करना पड़ेगा 2000 से, और टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट 2000। तो जो नेक्स्ट 2 मंथ की जो इनकम थी हमारी, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। नाउ प्रैक्टिकली एक एग्जांपल भी हमारी मॉड्यूल में दिया है, ये पूरी उसकी जर्नल एंट्री है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 31st March 2011 विक्टोरी बैंक लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 18 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मतलब कि उसके रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में उसने लास्ट ईयर कितने क्रेडिट किए थे, 18 लाख। तो इस ईयर की वो क्या होगी, इनकम होगी। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2012, नाउ ईयर स्टार्ट हुआ था 31st March 2011 से, यहाँ पे एंड होता है 12 में। विक्टोरी बैंक डिस्काउंटेड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज 8000 करोड़ इन चार्जिंग द इंटरेस्ट पर एनम 18%। मतलब कि विक्टोरी बैंक ने ड्यूरिंग द ईयर 8000 करोड़ के बिल एक्सेप्ट किए हैं और इंटरेस्ट है पर एनम 18%। एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल 73 डेज। कितने दिया है, एवरेज पीरियड 73 डेज का दिया है। ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज 1200 करोड़ वेर ड्यू रियलाइज फ्रॉम, ये लाइन खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वाली बोली ना, तो ये 1200 करोड़ ऐसे बिल है जो मैच्योरिटी है उसकी आफ्टर, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है, आफ्टर 31st March 2012। इट मीन्स हमारा ईयर एंड हो जाता है 31st मार्च को, लेकिन जो 1200 करोड़ के जो बिल है वो रियलाइज होने वाले हैं आफ्टर 31st मार्च के बाद। तो मतलब कि 1200 करोड़ की जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। द एवरेज पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st मार्च इज 36.5 डेज, और उसका टाइम पीरियड भी हमें दे दिया है कि 31st मार्च के जो 36 दिन बाद हमें वो पैसे मिलने वाले हैं। नाउ एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, ओपनिंग में बैलेंस था, कितना था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, मतलब कि 31st मार्च को उसने ये अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन अब 1 अप्रैल को जब वो होगा तो उस साल की तो वो क्या हो जाएगी, इनकम। यहाँ पे देख लो अगेन, नाउ हमने कोई 31st मार्च को एक रिबेट क्रिएट किया, रिबेट ऑन मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये क्रिएट हो गया। इट मीन्स हम अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम है। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तब वही एंट्री का हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि इस साल की तो वो इनकम है, तो अगेन उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट में। ओके, तो सेम वे यहाँ पे ओपनिंग में बैलेंस दिया है 18 करोड़ का, तो उसको पहले ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इस साल की तो इनकम हो जाएगी। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 18 करोड़। नाउ नेक्स्ट, बैंक ने किया है ड्यूरिंग द ईयर 8000 करोड़ के बिल एक्सेप्ट किए, जिसका पीरियड है ऑन एन एवरेज 73 डेज। नाउ एंट्री मैंने अभी आपको बताई, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 8000 टू क्लाइंट अकाउंट 7,71,200। अब ये कैसे आया अमाउंट, तो उसमें डिस्काउंट ऑन बिल कितना लगा, तो 8000 करोड़ पे 18% पूरे साल का इंटरेस्ट है, हम दे रहे हैं 73 डेज की क्रेडिट पीरियड पे, तो 73 डेज का कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा है 289। ओके, 289। नाउ नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ ओके। नाउ नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, नाउ हमारा ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा, 31st मार्च 2012 का, तो ईयर एंड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है यहाँ पे 288 है, सॉरी मेरी थोड़ी देखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 288 है। नाउ ईयर एंड हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है उसको हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेगा, क्योंकि जो 8000 टोटल है उसमें से 1200 करोड़ के ऐसे बिल है जो रियलाइज होने वाले हैं आफ्टर 31st मार्च, और उसका पीरियड दिया है ऑन एन एवरेज 36.5 डेज।
तो नाउ 1200 करोड़ पे 18% के हिसाब से 36.5 डेज डिवाइड बाई 365, तो इंटरेस्ट कितना आता है 21.60। इट मीन्स 288 टोटल डिस्काउंट की अमाउंट में 21.6 नेक्स्ट ईयर को रियलाइज होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर को रिसीव होने वाले हैं। तो उतनी अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट किया था, तो वही अमाउंट डेबिट कर देंगे और 2 उसको ट्रांसफर कर देंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 21.60। नाउ इस साल की इनकम कितनी होगी, नाउ इस साल की इनकम कितनी होगी, देखो डिस्काउंट ऑन बिल 18, डिस्काउंट ऑन बिल 288, टोटल करेंगे, डेबिट कर देंगे जो डेबिट हमने किया है डिस्काउंट ऑन बिल 21.60, तो इनकम बचेगी 284.4 इन डिस्काउंट ऑन बिल ड्यूरिंग द ईयर हमें इनकम हुई और उसको ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल अकाउंट में। तो नाउ ये छोटी सी जो बात थी जिसका एग्जाम में 3 मार्क्स का या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट की अमाउंट कितनी ट्रांसफर करेंगे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट काफ़ी इजी है लेकिन एग्जाम में पूछे तो अगर हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, एसेट 2 तरह की होती है, एक परफॉर्मिंग एसेट और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एज यू नो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ऐसी एसेट जो बैंक ने लोन तो ग्रांट कर दी है लेकिन उसका पैसा मिल नहीं रहा है, या तो मिल रहा है लेकिन बीच में इंटरवल पीरियड ज़्यादा है, टाइम पीरियड गैप ज़्यादा हो गया है। तो परफॉर्मिंग एसेट मतलब रेगुलरली उसको उसकी इंस्टॉलमेंट मिलते हैं और नॉन परफॉर्मिंग के इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो एनपीए आपने जनरली सुना होगा। तो नाउ इसकी जब इंटरेस्ट की हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पे गिवन बिलो द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ कॉमर्शियल बैंक ऑन 31 मार्च 2013। इंटरेस्ट पहले अर्न होता है, मतलब हमें कितना लेना है, और एक्चुअल में रिसीव होता है। तो जो परफॉर्मिंग एसेट का है वो तो जितना भी रिसीव हो वो जितना अर्न करना है वही लेंगे, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का है वो जितना रिसीव्ड हो गया एक्चुअल में उसको लेना है ना। ये बात कहाँ पे लिखी है, तो ऊपर देखो 2 लाइन लिखी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अंडर कैश बेसिस फॉर द अंडर इनकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसका इंटरेस्ट तो हमें मान लो 50,000 लेना है लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुकी है, मतलब वो बंदे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट जितना एक्चुअल रिसीव हो जाए उसको हम अपनी इनकम ट्रीट करेंगे। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैश बेसिस देखना है, एक्चुअल कितना रिसीव हुआ, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमें अक्रूवल बेस पे जाना है, मतलब कि इंटरेस्ट हमें 50,000 लेना है तो आज नहीं तो कल वो तो हमें मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पे अक्रूवल बेस पे जाएंगे। तो नाउ यहाँ पे आंसर काफ़ी इजी वे में कर दिया है। जितनी भी परफॉर्मिंग एसेट का जो अमाउंट था वो सारे कौन सा लेना है, अक्रूवल बेस पे। तो 240, 1500 और 300, तो यहाँ पे देख सकते हो 250, 240, 1500 एंड 300, और जितना भी नॉन परफॉर्मिंग का था वो अक्रूवल कैश बेस पे लिया है। जितना कैश रिसीव हुआ 10, 24 एंड 40, 10, 24 एंड 40, तो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज कितनी होगी 2114। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ एसेट कई तरह की होती है, जैसे यहाँ पे एसेट के 2 पार्ट लिए थे। परफॉर्मिंग एसेट जो कि 100% हमें रिसीव हो जाते हैं पैसे, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो 3 तरह की होती है, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। लॉस मतलब पूरी लोन हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है, रिटर्न ऑफ कर दिए है कि पैसा नहीं मिलेगा। डाउटफुल में हम 3 पार्ट में उसको रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। और सबस्टैंडर्ड एसेट, ना यहाँ पे आपको एक टेबल याद रखना है। कौन सा टेबल है, तो ये परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन आपको थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलते जाऊँ, आपको याद रखना है। नाउ ये परसेंटेज पहले तो किसके दिए हैं वो समझ लो। नाउ परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, रेट ऑफ प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू रिस्ट्रिक्टेड द एडवांस, मतलब जो बैंक ने लोन दी है जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसका ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना हम उसको प्रोविज़न करते जाएंगे, कितनी परसेंटेज हम प्रोविज़न करेंगे। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं। तो नाउ इसमें इम्पोर्टेंट लास्ट वाला पार्ट है डाउटफुल एडवांस वाला, लेकिन यहाँ पे भी हम देख लेते हैं आगे क्या क्या परसेंटेज दिए हैं। नाउ स्टैंडर्ड एसेट हो
और स्टैंडर्ड कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड की है, डायरेक्ट एडवांस फॉर एग्रीकल्चर और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर को दिया हो या तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को दिया हो और वो स्टैंडर्ड हो, मतलब पैसे रेगुलर मिलते हो, तो हमें 0.25% की उसमें प्रोविज़न करनी है। एडवांस टू कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का हो तो हमें 1% करनी है उसकी प्रोविज़न। और इन दोनों के अलावा कोई भी अदर लोन हो और वो स्टैंडर्ड हो तो 0.40, जनरली 0.40 होता है। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट का क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऊपर के दो, और ये आता है जनरल, हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे 0.40। नाउ बात करते हैं कौन सी, सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बाद आता है सब स्टैंडर्ड, उसमें सिक्योर एक्सपोजर हो, अगर सिक्योर हो तो उसकी 15% की प्रोविज़न करेंगे, और अनसिक्योर एक्सपोजर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो तो 20% करेंगे। देन अनसिक्योर अदर लोन हो, मतलब इसके अलावा ये दोनों सिक्योर थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, ये जनरल सिक्योर एक्सपोजर था। ना उसके अलावा अनसिक्योर लोन हो तो 25% करेंगे प्रोविजन। और डाउटफुल एडवांस, ना ये थी सब स्टैंडर्ड, अब डाउटफुल बात करते हैं। डाउटफुल एडवांस रिसीव हो तो अनसिक्योर पोर्शन 25%, अगर सिक्योर हो तो कितना करेंगे 100%। नाउ यहाँ पे डाउटफुल में 3 कैटेगरी डिवाइड की है, कौन कौन सी है देखो। अप टू 1 ईयर, मतलब डाउटफुल है 1 साल तक, मतलब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 1 साल खत्म हो गया, कोई भी पैसा नहीं मिला, तो उसका 25% अमाउंट क्या कर देंगे हम, रिटर्न ऑफ कर देंगे या तो प्रोविज़न कर देंगे 25% की, मतलब टोटल लोन का 25% पैसा नहीं मिलेगा। फिर डाउटफुल है 1 ईयर टू अप टू 3 ईयर, 1 से 3 के बीच में वो डाउटफुल हो तो उसका 40% अमाउंट एज्यूम कर लेंगे कि नहीं मिलेगा, और 3 साल से ऊपर हो जाए तो 100% अमाउंट हमें नहीं रिसीव होगी ना। इसका क्वेश्चन हमें अच्छा वाला दिया है मॉड्यूल में, देखो एसेट के क्लासिफिकेशन दिए हैं, जो सीक्वेंस में हमने पढ़ा है वहीं दिया है। स्टैंडर्ड एसेट है 6000, सब स्टैंडर्ड है 4400, डाउटफुल है अप टू 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, एंड लॉस एसेट 100% की प्रोविजन कर देते हैं। तो खाली हमें पूछा है कि कितनी प्रोविजन टू बी मेड फॉर पीएनएल अकाउंट, कितनी प्रोविजन करेंगे, तो स्टैंडर्ड एसेट में 0.40 करेंगे, सब स्टैंडर्ड में देखो 15% करेंगे। फिर डाउटफुल जो 1 ईयर है उसका अभी हमने परसेंटेज देखा, देखो लास्ट में था अप टू 1 ईयर हो तो 25%, 1 to 3 हो तो 40%, और 3 से ऊपर हो तो 100%। तो यहाँ पे अप टू 1 ईयर है उस पर कितना आएगा 25%, 2 ईयर का है उस पर 40%, 3 ईयर का है उस पर भी 14%, क्योंकि हमें क्या बोला है मोर देन 3 ईयर हो तो ही 100% हम एज्यूम करेंगे, और लॉस एसेट पे 100%। तो यहाँ पे प्रोविज़न के परसेंटेज लिखे हैं और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी है, आप देख सकते हो आंसर में। मैंने आंसर यहाँ पे नेक्स्ट पेज का नहीं लिया है गलती से, तो आप उसको अपने मॉड्यूल में देख लेना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आता है DICGC और ECGC। अब ये होता क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी होती है, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, मतलब कि जो भी लोन ग्रांट की जाती है बैंक में से तो उसमें गारंटर तरीके ये दोनों रहते हैं बीच में, बिचौलिया, जो कि गारंटी देते हैं कि अगर वो क्लाइंट पैसा ना दे तो वो ये गारंटी देते हैं कि हम दे देंगे। ओके, तो ये 2 ऐसी कॉरपोरेशन है जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, या तो उसका फुल फॉर्म आप नेट पे भी देख लेना अच्छे से। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन ग्रांट की है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 35 लाख और 30 लाख, टर्म लोन है और ये एक्सपोर्ट लोन है। तो इसमें DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने दिया है 40% टर्म लोन की गारंटी, और ECG एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने दिया है 50%। इसके फुल फॉर्म एग्जाम में आई थिंक MCQ है तो पूछ सकते हैं। फिर है सिक्योरिटी हेल्ड, सिक्योरिटी मतलब कितनी 15 लाख की सिक्योरिटी थी और 10 लाख की सिक्योरिटी थी, जिसकी रियलाइज वैल्यू है 10 लाख एंड 8 लाख, मतलब कि ये सिक्योरिटी अगर मार्केट में बेचते हैं तो 10 लाख और 8 लाख मिलेंगे। नाउ फर्दर क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंस था 35 लाख का और 30 लाख का, उसमें से सिक्योरिटी रियलाइज कितनी होगी 10 लाख और 8 लाख।
तो बैलेंस कितना बचेगा 25 लाख एंड 22 लाख, जितना अनसिक्योर पोर्शन है, जिसमें गारंटी है DICGC की और ECGC की माइनस करें तो अनसिक्योर पार्ट कितना है 15 लाख एंड 11 लाख। नाउ यहाँ पे पूछा क्या है, कंप्यूट नेसेसरी प्रोविजन टू बी मेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। तो नाउ 100% अनसिक्योर पोर्शन कितना है, तो 100% अनसिक्योर पोर्शन है 15 लाख और 11 लाख का। तो यहाँ पे लिखा है 15 लाख एंड 11 लाख। और 100% सिक्योर पोर्शन कितना है, तो जो हमें सिक्योरिटी बेच के जितना पैसा मिलेगा 10 लाख एंड 8 लाख, तो वो हमारा 100% सिक्योर पोर्शन है, तो 25 लाख एंड 19 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। एज पर सर्कुलेशन के हिसाब से ये सॉल्यूशन किया है। नाउ 10 नंबर का इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क में है, सेम है कैलकुलेशन। इसके आगे के 2 क्वेश्चन थे उसको मिला के ये बनाया है 10 नंबर का। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। नाउ यहाँ पे हमें एज पर द बैंकिंग रूल P&L अकाउंट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग आर द फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वाई बैंक लिमिटेड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ऑन 31 मार्च 2013। यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, इंटरेस्ट पेड कितना किया, इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, सैलरी एंड अलाउंसेस, डायरेक्टर फीस, रेंट एंड टैक्सेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, अदर एक्सपेंस, ऑडिट फी एंड डेप्रिसिएशन ऑन बैंक। ये सारी एक्सपेंसेस एंड इनकम दी है और कैपिटल दी है। प्रोविजन टू बी मेड डाउटफुल का करना है 2 लाख। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के अकाउंट में पैसा लिया है 7500 एट द एंड ऑफ द ईयर है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर की इनकम है यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे उतना, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है उसको अभी से हम ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। प्रोविजन कितना करना है इनकम टैक्स का 350 का। डायरेक्टर डिजायर है कि 10% डिविडेंड है, बनाना है हमें P&L अकाउंट। नाउ P&L अकाउंट का जो फॉर्मेट है एज पर कंपनीज एक्ट डिफरेंट है और एज पर बैंकिंग एक्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देखते जाएंगे और उसका आंसर करते जाएंगे। एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले आता है इंटरेस्ट अर्न। हम जो एज पर द बैंक कंपनी का जो बनाते हैं कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें सेल्स लिखते हैं देन अदर इनकम लिखते हैं। यहाँ पे सेल्स की इनकम नहीं होती, यहाँ पे मेन इनकम होती है इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, देखो क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 20 लाख 30,000 और उसमें से रिबेट कितना करेंगे 7,500 का। तो जो भी अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे इंटरेस्ट अर्न 20,22,500 और उसका शेड्यूल भी बनाया है नीचे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। 20,30,000 माइनस 7,500 जो रिबेट किया है, जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी होगी 20,22,500। और सेकंड होगी अदर इनकम। तो अदर इनकम क्वेश्चन में कौन कौन सी दी है, देखो अदर इनकम यहाँ पे थी कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, रेंट रेसिव, प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 हमें अदर इनकम दी है। तो इन तीनों का टोटल करके लिखेंगे 2,15,000 टोटल कर देंगे फर्स्ट का, तो 22,37,500। नाउ एक्सपेंडिचर, नाउ एक्सपेंस भी फर्स्ट कौन सा लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपांडेड, इंटरेस्ट कितना पे किया है। तो इंटरेस्ट कितना पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे किया है 12,02,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपांडेड 12,02,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बैंकिंग को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सैलरी एंड अलाउंस, डायरेक्टर फी, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अदर एक्सपेंस, ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन। इन सब अमाउंट का टोटल करके लिखेंगे तो उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड अदर कंटीजेंसी प्रोविजन, अदर प्रोविजन कौन सी होगी, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें 2 प्रोविजन दी है, एक है टैक्स प्रोविजन और एक है यहाँ पे बेड डेप की। तो बेड डेप की है 2 लाख की और इनकम टैक्स की है 3,50,000 की। टोटल करेंगे 5,50,000 की प्रोविजन। तो अदर प्रोविजन कितना होगा 5,50,000। नाउ टोटल एक्सपेंस भी मिल गया और टोटल इनकम भी है, डिफरेंस ले लेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट 2,49,000। नाउ 2,49,000 में से एज पर द बैंकिंग रूल्स 25% ऑफ नेट प्रॉफिट
नॉट लेस देन 25%, ये भी MCQ में पूछ सकते हैं। 25% अमाउंट हमें कहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी, ट्रांसफर टू स्टेच्यूटरी रिजर्व। ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट लिखी है 3 नंबर की। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू स्टेच्यूटरी रिजर्व नॉट बी लेस देन 25% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हमें 25% मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर देनी है रिजर्व में से, ट्रांसफर कर देनी है रिजर्व में। ओके, तो 249 का 25%। देन हमें डिविडेंड पे करने के लिए बोला था एडजस्टमेंट में, कितना था, डायरेक्टर का डिज़ायर है 10% डिविडेंड पे करे, तो हमारे यहाँ पे कैपिटल दी थी 5 लाख की, उसका 10% मतलब 50,000 डिविडेंड पे करना है, तो वो भी लेस कर देंगे 50,000 डिविडेंड। एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड था 1,36,750 जो कि क्वेश्चन में दिया था। टोटल कितना हो जाएगा, 2,49,000 ये टोटल आ जाएगा P&L का। तो ना ये क्वेश्चन खास मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो ना यहाँ पे हमारा बैंकिंग कंपनी का अकाउंट, बैंकिंग का क्या होता है, अकाउंटिंग ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप अक्षय एकेडमी का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बैंकिंग से रिलेटेड या तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करके पूछ सकते हो, और इसका आंसर मैं आपको पर्सनली दूंगा, या तो आपको ग्रुप में से कोई भी आपको आंसर दे देगा, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जितने, वो सारे उस ग्रुप में फॉलो करते हैं और उसमें अपने डाउट भी क्लियर करते हैं। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड, या तो कोई और एग्जाम्पल में आपको डाउट हो, अमाउंट कैसे आई वो, या तो जर्नल एंट्री कोई नहीं समझ आती है, तो नाउ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी और नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी का भी एक एक वीडियो में पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो भी बने रहिए। कल जो कि आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।